अब वो जो रेजिस्टेंस उसके सामने आ रही है, हमारे सामने आ रही है कि पोजीशन चेंज ना हो, वो रेजिस्टेंस बेसिकली इनर्शिया है। ठीक है, इनर्शिया क्या है? वो किसी भी बॉडी का जो है प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। जो क्या करती है? रेजिस्ट करती है कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और जिन फ्रेम्स के अंदर हम इन लॉज को स्टडी करते हैं उनको इनर्शियल फ्रेम्स भी कहा जाता है। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, हमें उसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। If an object does not interact with other objects, it is possible to identify a reference frame in which the object has zero acceleration. इस तरह के फ्रेम्स जिनके अंदर इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं? जहाँ जिस जगह से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस तरह की फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो नॉन एक्सेलरेटेड हैं, जिनका एक्सेलरेशन जीरो है, उनको हम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, और जो एक्सेलरेटेड हैं उनको हम नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। अब इसके अंदर वो सब बातें हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिफाइन होता है। जो सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक जगह से खड़े होके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो देख रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर हम अर्थ पे मौजूद हैं और इर्द गिर्द की किसी चीज को देख रहे हैं तो हम रेस्ट में हैं, और हम अर्थ पे मौजूद हैं, हम चांद या सूरज को, मून को, इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन वी आर नॉट इन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external forces and when viewed from an inertial frame of reference, कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद ना हो किसी सिस्टम के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर खुद से फोर्स ना लगाई जाए, सिर्फ उसकी अपनी इंटरनल फोर्सेस जो मौजूद हैं उसके अंदर वही हो, उसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ना लगाए, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, object in motion continues in motion with a constant velocity, that is with a constant speed in a straight line। वही बात कि no body start moving or comes to rest by itself, कि ना तो कोई बॉडी खुद से मूव करने लग जाती है और ना ही खुद से रुक जाती है। ठीक है, ना तो कोई बॉडी खुद से मूव करती है, ना खुद से स्टॉप होती है, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इस तरह का जो हमारे पास सिस्टम है, या इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है वो कब होगी? जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में होंगे, जब हमारा एक्सेलरेशन ऑब्जर्वेशन का क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीज पहले ध्यान में क्लियर कर लो कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है। तो इनर्शियल का मतलब जब ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, नॉन इनर्शियल का मतलब जब ऑब्जर्वर जो है वो मोशन में होगा, वो जीरो एक्सेलरेशन में नहीं होगा। In other words, when no force acts on an object, the acceleration of the object is zero. From the first law, we conclude that any isolated object
is either at rest or moving with constant velocity. The tendency of an object to resist any attempt of to change in velocity is called inertia. अभी मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी मुखालफत या मुज़ाहमत है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? उसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की एक और डेफिनेशन शायद आपने सुनी हो, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया से हमें पता लगता है कि इस बॉडी में कितना मास है। जिस बॉडी जितनी मैसिव होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी अपनी स्टेट को चेंज करने के अगेंस्ट। जितनी लेस मैसिव होगी उसको इतनी आसानी से हम उसकी जगह को तब्दील कर लेंगे। जैसे एक टेबल है और एक बुक उसके ऊपर पड़ी है, तो बुक को बड़ी आसानी से जो है वो मूव करते हैं इधर से उधर। लेकिन अगर उसी टेबल को मूव करना पड़े और एक हैवी किस्म की टेबल है वुडन, तो उसको मूव करने के लिए आपको अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ेगी। वो उसी फोर्स से, जिस फोर्स से आप बुक को मूव कर रहे थे, उस टेबल को मूव नहीं कर सकते, बिकॉज द टेबल हैज मोर मास देन दैट बुक। ठीक है, तो इनर्शिया बेसिकली मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और सेकंड ये भी बताता है कि इस बॉडी को मूव करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। जैसे कोई चीज, किसी को कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको शिफ्ट करना, तो हमें पता है कि एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे, एक दो बंदों को अपने साथ मिला के कहेंगे कि यार इस चीज को उठा के यहाँ से वहां लेके जाना है। हमें कैसे पता लग गया कि एक बंदा इस बड़े से ऑब्जेक्ट को उठा के, कोई कोई बड़ा सा जो है वो कबर्ड है, कोई बेड है, कोई हैवी मैसिव चीज है जिसको आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो आप क्या कहेंगे अपने घर में छोटे बहन भाई किसी से कहेंगे कि भाई इसको इधर से उठा के वहां रख दो। आपको कैसे अंदाजा हो गया उसको देख के कि यार ये मैं अकेला इसको लिफ्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? कैसे पता लगा? उसके मैथ को देख के पता लगा। जब आपने उसका मैथ देखा तो आपको अंदाजा हुआ कि भाई इसको मूव करवाना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ जो है वो इनर्शिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या वाइस वर्सा इनर्शिया मैथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ये बात अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको मूव करवाना कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। तो inertia बेसिकली क्या है? Tendency of an object to resist any attempt to change in its velocity is called inertia। की टेंडेंसी, उसकी जो एबिलिटी है कि वो अपनी वेलोसिटी को इतनी आसानी से चेंज ना होने दे, इसको हम क्या कहते हैं? inertia कहते हैं। एक सेकंड बच्चों। मैथ्स अभी आप लोग खुद उसको पढ़ लें। मैथ्स के अंदर क्या बताऊँ, ये सारी बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं कि मैथ्स जो है वो क्वांटिटी ऑफ substance in a body, and it also defines the resistance of a body to change in its velocity। वो inertia वाली बात है। mass और acceleration inverse डायरेक्ट उसमें होता है proportion में with respect to force। जितना ज्यादा mass होगा उतनी कम acceleration उसके अंदर होगा। mass कम करते जाएंगे तो वही same force ज्यादा acceleration उसमें प्रोड्यूस कर देगी। तो that is very simple basic concept about the mass। न्यूटन सेकंड लॉ जो है बेसिकली, ये सारे जो लॉज हैं ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक जरूर करते हैं। अब जिस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ था कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। सेकंड लॉ में क्या होता है कि अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दी तो क्या होगा?
जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से जो बॉडी है उसके उसकी जो एक कांस्टेंट जो सिचुएशन थी या स्टेट थी उसमें चेंज आ जाएगी। पहले हमने डिस्कस किया कि अगर फोर्स अप्लाई ना हो तो क्या होगा, और अगर फोर्स अप्लाई हो गई तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर रेस्ट में है तो मूव करने लग जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आया, पहले जीरो थी अब कुछ ना कुछ हो गई। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो कम या ज्यादा होगी। अब कम हुई वेलोसिटी या ज्यादा हुई, दोनों तरह से चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो जब वेलोसिटी में चेंज आया तो इट मींस कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो फर्स्ट लॉ से निकल के हम सेकंड लॉ में पहुंचे। फर्स्ट लॉ से निकले और सेकंड में पहुंच गए कि फोर्स अप्लाई कर दी। अब जब फोर्स अप्लाई कर दी तो क्या हुआ, तो भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड है कि भाई जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की आपने उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जितनी मैसिव बॉडी है उतना कम उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इन्हीं दोनों को उठा के जब हम मिला देते हैं इन दोनों पैरामीटर्स को, तो हमारे पास एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला जो है वो फोर्स का आ जाता है। इसके मुताबिक फोर्स जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम इसका यूनिट जो है वो भी ड्राइव कर सकते हैं फोर्स का। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। इसके बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो अगर 1 kg मास को हम विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करवाएं तो जो फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक है। यूएस सिस्टम जो है उसके अंदर जो फोर्स का यूनिट है वो पाउंड है। 1 pound is a force that when acting on one slug mass produces an acceleration of 1 feet per second square। स्लग जो है ये मास का यूनिट है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो यूनिट्स हैं वो डाइन भी एक यूनिट है फोर्स का, जो ब्रिटिश सिस्टम में मेरा ख्याल यूज किया जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है फोर्स के बारे में। अच्छा, ये एग्जांपल जो है ये आपने करनी है 5.1। 5.1 एग्जाम्पल जो है वो आप सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो आप मुझे बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वेट। वेट जो है वो बेसिकली इटसेल्फ एक फोर्स है जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो बदल जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो अगर हम मास ऑफ अ बॉडी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वेट निकल आएगा। वेट जो है इट वेरीज विद चेंज इन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अक्सर हम मास और वेट को जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, तो इस तरह से नहीं है। मास और वेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेट बेसिकली फोर्स है, और वो फोर्स है जो जिससे जो अर्थ है वो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। तो ग्रेविटेशनल पुल इज द वेट ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है उसको रिप्लेस कर दें आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तो उस बॉडी का वेट निकल आएगा। मेरा ख्याल है वो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था मैं स्प्रिंग सिस्टम वाला। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास बॉडी है, जो वो वेट्स दिए गए हैं उनके ऊपर मैस लिखा हुआ होता है। तो उस मैस को एज इट इज यूज नहीं कर सकते आप, उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब आपके पास वेट निकलेगा और उसको हम फोर्स कहते हैं। अगर जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उनके ध्यान में होगी बड़ी अच्छी तरह चीज। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपने पढ़नी है। कुछ जितना जल्दी पढ़ लेंगे उतना अच्छा है, ताकि हम इससे आगे जो जरा और चीजें हैं वो बड़ी आसानी से पढ़ लें। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है बच्चों, किसी के जहन में भी तो पूछ लें प्लीज।
चले अनम्यूट कर लेंगे, इसने कोई बात पूछनी। सर जो आपने टॉपिक पढ़ाया है इसके आप यानी कि टॉपिक के